कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ। आज मैं आप लोग को बीए प्रथम वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास और आज का हमारा टॉपिक है गर्भित अंडाणु का आरोपण एवं वृद्धि। मतलब जो गर्भित अंडाणु होता है उसका आरोपण कैसे होता है और उसकी वृद्धि कैसे होती है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका उद्देश्य है गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया और गर्भित अंडाणु का आरोपण एवं वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, गर्भित अंडाणु का आरोपण एवं वृद्धि। ठीक है, गर्भित अंडाणु का आरोपण और वृद्धि। ठीक है, देखिए गर्भाधान के 24 घंटे के अंदर ही गर्भित अंडाणु के परिवर्धन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि अब देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था गर्भाधान, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ाया था गर्भाधान क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा गर्भित अंडाणु का आरोपण और वृद्धि। यानी गर्भाधान जब शुरू हो गया है तो अब अंडाणु की आरोपण कैसे हुआ और उसकी वृद्धि कैसे होती जाती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो गर्भाधान होता है तो उसमें क्या होता है कि गर्भाधान के 24 घंटे के अंदर ही गर्भित अंडाणु के परिवर्धन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। कब होती है, यानी गर्भाधान के यानी जो निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जब भ्रूण जो होता है वो क्या करता है कि गर्भाशय में क्या करता है, एक अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और स्थान ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर, ठीक है, क्लियर हो जाए कि 24 घंटों के अंदर ही गर्भित अंडाशु के परिवर्धन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। विकास क्रम में एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी क्रम में बढ़ती जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में से देखिए कि पहले 1, फिर 2, 2 से 4, फिर ऐसे ऐसे कोशिका विभाजन क्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, क्या है, कोशिका विभाजन होते जा रहा है। अब यहाँ पे आके क्या करें, भ्रूण का एक आकार ले रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर उसके अंगों का विकास हुआ और 9वें माह में जाकर के एक पूर्ण शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यह क्या कहें कि क्रम क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी क्रम में बढ़ती जाती है, जो लगभग 9 माह में संपूर्ण मानव एक शिशु का रूप क्या करता है, ले लेता है। कोशिका परिवर्धन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि प्रत्येक नई कोशिका गुण व रूप में अपनी पूर्व कोशिका के समान ही होती है। यानी जो कोशिका होता है वो क्या करता है कि अपना जो एक क्या करता है, स्थान लेता है। यही कोशिका क्या होता है कि एक जब जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है वो उसके अंग जैसे कि हाथ पैर बनना, वो कोशिका क्या करता है, धमनियां शिराएं बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, किंतु निश्चित समय पर गर्भकाल में ये कोशिका अलग अलग भागों जैसे अस्थियों, मांसपेशियों, त्वचा, तंत्रिकाओं आदि का निर्माण करती। जो ये कोशिका आप देख रहे हैं कि ये जाल नुमा जो दिखाई दे रहा था, जो ठीक है, जैसे कि एक कोशिका फिर 2 से 4, 4 से 8 जैसे कोशिका विभाजन जो हुआ, अनार के छाल जैसे गुच्छों की तरह देखते होंगे, जो अंगूर के गुच्छे की तरह, अनार के दाने की तरह आप देख रहे होंगे कि जो फिगर्स दिख रहा था वो क्या है, वो जब इसका विकास होता जाता है, इसकी वृद्धि होती जाती है तो क्या करता है, उसका कार्य क्या है कि वो क्या करता है, अलग जो कोशिका था अलग अलग भाग, जैसे क्या होता है, कोई अस्थियां बनता है तो कोई क्या करता है, मांसपेशियां बनने लगता है, त्वचा भी बनने लगता है, तंत्रिकाओं आदि का निर्माण उन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, लगभग 9 दिन तक गर्भित अंडाणु में यह कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, 9 से 10वें दिन के बीच यह जो गर्भित अंडाणु होता है खिसक कर गर्भाशय में पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, जो अंडाशय होता है इसका जो कोशिका विभाजन जो गर्भित अंडाशु होता है वो खिसक कर क्या होता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय की दीवार में गहराई से चिपक जाता है। ठीक है ना, अपना एक जगह बना लेता है। इसी क्रिया को आरोपण, ठीक है, आरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं, आरोपण कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या होगा कि वो आरोपण कहते हैं, यानी वहां पे क्या हुआ, एक अपना जगह बना लिया। ठीक है, और वहीं से उसका आरोपण होना शुरू होता है। इस समय शिशु माँ पर अपने पोषण के लिए आश्रित हो जाता है, यानी जो भ्रूण होता है वो किस पे अपना पोषण किससे लेता है, माँ
के आहार पे क्या करता है, आश्रित हो जाता है। आरोपण क्रिया के दौरान गर्भित जो अंडाशयों की ऊपरी परत क्या होती है, फटकर असमान आकार ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो आप देखे होंगे कि जो प्लेसेंटा एक आकार आरोपण जब होता है तो ये क्या होता है, उसके ऊपर एक कोशिका होता है, एक झिल्ली बनी होती है। जब वो उसमें आता है तो क्या होता है, वो जब अपना आरोपण करने लगता है तो वो क्या होती है, झिल्ली फट जाती है और अपना असमान आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे कि एक शिशु का आकार क्या होता है, ग्रहण कर लेता है। अब यही परत उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकाए रखने का कार्य करती है। अब इसमें दो परतें होती हैं, बाह्य परत को हम लोग कोरियान कहते हैं और अंदर वाली परत को एमनियॉन कहते हैं। यानी इस फिगर से देखिए, ये जो बाह्य परत आप देख रहे हैं, जो उंगलियों के समान ये बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियान कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कोरियान कहते हैं। और जो ये अंदर के भाग देख रहे हैं, इसको एमेनियॉन कहते हैं। ठीक है ना, और ये एमेनियॉन का खोखल है, ये जो भाग है खोखल है, और ये जो चीज देख रहे हैं एमेनियॉन है, और ये जो क्या है, भ्रूण है। ठीक है, ये क्या गर्भनाल की स्थिति आपको दिखा जा रहा है फिगर्स के माध्यम से। आप लेक्चर से नहीं समझ में आता, लेकिन फिगर्स जब देख लेते हैं तो उसको क्या होता है, क्लियर हो जाता है समझने में। तो ये क्या है कि ये जो उंगलियों के जैसे आप देख रहे हैं, जो निकला हुआ है ये ऊपर का आवरण, इसको कहते हैं कोरियान। और ये जो ये अंदर से दिख रहा है इसको कहते हैं एमनियॉन। और ये अंदर का जो ये खोखला चीज देख रहे हैं, एमनियॉन का क्या होता है, खोखल होता है। और ये जो देख रहे हैं सेम या बादाम के आकार का, वो क्या है, भ्रूण है। ठीक है, क्या है, वो भ्रूण है। ठीक है, अब देखिए, अब एमनियॉन का कोरियान का क्या कार्य है इसमें, तो ये प्रथम 3 सप्ताह के अंदर कोरियान में उंगलियों जैसे नुकीले उभार बन जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कोरियान में, उंगलियों जैसे निशान बन जाते हैं। कब बनते हैं, प्रथम 3 सप्ताह के अंदर। ठीक है, इन उभारों में से कुछ ही दिनों में रुधिर वाहिनियां बन जाती हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, कुछ दिनों के अंदर इसमें क्या है, रुधिर वाहिनियां बन जाती हैं, जिनमें से कुछ मिलकर नाभि धमनी और नाभि शिरा का निर्माण करती है। यानी इसमें से कुछ क्या करती हैं, धमनी शिरा का निर्माण करती है। कुछ धमनी बन जाता है, कुछ शिरा बन जाता है। ठीक है, 2 नाभि धमनियां तथा 1 नाभि शिरा मिलकर नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। यानी 2 नाभि धमनियां तथा 1 नाभि शिरा मिलकर क्या करता है, नाभि रज्जु का निर्माण करता है। ठीक, एक बार और क्लियर मैं आप लोगों को कर देती हूँ। जैसे कि ये परत जो होता है गर्भाशय की दीवार से चिपकाए रखने का कार्य करती है। अब इसमें 2 परतें होती हैं, जिसको हम लोग बाह्य परत को कहते हैं कोरियान, और अंदर वाली परत को हम लोग कहते हैं एमनियॉन। ठीक है, प्रथम 3 सप्ताह के अंदर जो कोरियान होता है, इसमें उंगलियों जैसे नुकीले उभार बन जाते हैं। इन उभारों में से कुछ दिनों में ये जो आप देख रहे हैं नुकीले बन रहे हैं, इसमें से कुछ दिनों में क्या करते हैं, कुछ धमनियां बनती हैं, कुछ सिरे बन जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, इसमें से कुछ धमनियां बनती हैं और कुछ सिरा बनती है। ठीक है ना, इनमें से रुधिर वाहिनियां भी बन जाती हैं, जिनमें से कुछ मिलकर नाभि धमनी और नाभि शिरा का निर्माण करती हैं। जो 2 धमनियां तथा 1 नाभि शिरा मिल करके, यानी 2 धमनियां और 1 नाभि शिरा मिलकर के नाभि रज्जु का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए, गर्भाशय की दीवार के जिस स्थान पर गर्भित अंडाणु आरोपित होता है, वहां की दीवार का पृष्ठभाग क्या होता है, गर्भनाल होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, कि प्लेसेंटा के रूप में क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसे अपरा या आवल भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरा या आवल भी कहते हैं। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में यह लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर की तथा 450 ग्राम भार की हो जाती है। ये क्या थे, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में, यानी अपने गर्भकालीन अवस्था यानी डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी तीनों अवस्थाओं में ये क्या करता है, बढ़कर लगभग कितना हो जाता है, 15 से 18 सेंटीमीटर व्यास की तथा 450 ग्राम भार की हो जाती है। ठीक है, शिशु जन्म के समय यह स्वतः ही गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है। गर्भनाल मां के रक्त से जो शिशु को पोषित करने का कार्य करती है। क्या होता है, शिशु जन्म के समय क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है। जब उसका कार्य का समय उसका पूरा जब हो जाता है, 9वें माह में जब शिशु आता है, तो गर्भाशय की दीवार यानी प्लेसेंटा से क्या होता है, दूर हट जाता है। ठीक है ना, अलग हो जाता है। गर्भनाल मां के रक्त से यानी
जो गर्भनाल आप लोग देखिए अपरा जिसको बोलते हैं, उससे क्या करता है, उस रक्त से उस रक्त के ऑक्सीजन से क्या करता है, अपना पोषण लेता है, ऑक्सीजन लेता है उन्हीं रक्त से, ठीक है ना। गर्भनाल की जो माता का गर्भनाल होता है उनके माध्यम से क्या करता है, वो शिशु पोषित करने का कार्य करता है। गर्भनाल का निर्माण जो होता है शिशु और माँ दोनों के ही शरीर के भागों से बनती है, ठीक है। इसमें गर्भाशय की दीवार की भीतरी परत तथा गर्भित अंडाणु की बाह्य परत कोरियान सम्मिलित रहती है। यानी जो शिशु होता है और माँ होता है उन दोनों का कनेक्शन जो होता है गर्भनाल के माध्यम से होता है। और किसके माध्यम, ये कहाँ से होता है, किसके माध्यम से, ये परत जो होता है कोरियान से सम्मिलित होता है, ठीक है। चौथे माह से गर्भस्थ शिशु का पोषण नाभि रज्जु की 2 धमनियों द्वारा होने लगती है। यानी जो चौथे माह जब उसका शिशु का स्टार्ट होता है, चौथे माह से शिशु पोषण कहाँ से लेने लगता है, यानी नाभि रज्जु की 2 धमनियों द्वारा होने लगता है। नाभि धमनियां शुद्ध रक्त माँ के शरीर से लेकर गर्भनाल तक पहुंचाती है। यानी जो नाभि धमनियों का काम क्या होता है, धमनी और शिरा हमने पढ़ा होगा, तो धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त लेके जा प्रवाह करता है, और जो शिरा होता है वो ब्लड शिराओं को लेकर के जाता है। तो यानी जो नाभि धमनियां होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर माँ के शरीर से लेकर के शिशु तक पहुंचाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें है अमीनोन खोखल, ठीक है ना, इसको कहते हैं एमिनियन खोखल, जो आपने दूसरे फिगर्स में देखे थे। अब इसमें देखेंगे गर्भाशय में अंडाणु का संचयन, आरोपण तथा गर्भनाल कैसे होता है। तो ये देखिए ये योनि में शुक्राणुओं का ये प्रवेश हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, ये होता है ग्रीवा, ये अंतः द्वार होता है, ठीक है ना। ये अमीनियन खोखल होता है जिसको यहीं पे शिशु का वृद्धि और विकास यहीं पे होता है। ये गर्भाशय की नलिका यानी फिलिपियन ट्यूब होता है। ये डिंब ग्रंथि अंडाशय, ठीक है ना, ये फिलिपियन ट्यूब ये है इलरित किन्नरा इसको बोलते हैं, जो उंगलियों की जैसे ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें है ब्रॉड लिगमेंट द्वारा, जिसमें गर्भपात की रचना का होता है। यही से अगर अंडाणु का शुक्राणु से मिलन नहीं होता है तो उसको एक तरह से मातृदंड नहीं मान लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कि गर्भनाल तक पहुंच जाते हैं, यानी रक्त माँ के शरीर से रक्त लेकर गर्भनाल तक पहुंचता है। उसके बाद से क्या होता है कि पहुंचने के बाद से वो जिससे शिशु का पोषण होता है, यानी गर्भनाल से क्या होता है, जिससे शिशु का पोषण होता है। अतः भ्रूण का पोषण नाभि रज्जु द्वारा गर्भनाल से रक्त प्राप्त करके ही होता है। भ्रूण का पोषण कैसे होता है, नाभि रज्जु द्वारा गर्भनाल से रक्त को प्राप्त करके होता है। रक्त के साथ साथ ऑक्सीजन भी गर्भस्थ शिशु माता के रक्त से ही प्राप्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नाभि रज्जु द्वारा माता के रक्त में पहुंच जाता है। अतः स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि गर्भनाल से नाभि धमनियां पौष्टिक तत्वों को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शिशु तक पहुंचाता है। यानी आपको क्या हुआ, इससे आपको स्पष्ट हो गया, यानी जो गर्भनाल होता है माता के गर्भनाल से, और जो शिशु होता है जो ऑक्सीजन लेता है, पोषण लेता है, किससे लेता है, नाभि की धमनियों के माध्यम से क्या करता है, पोषण लेता है गर्भनाल से, ठीक है। अब है कि इसमें है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शिशु तक पहुंचाती तथा नाभि शिराएं अशुद्ध रक्त को गर्भनाल में पहुंचाती भी है, ठीक है। भ्रूण की आंतरिक परत एमिनियन झिल्ली के अंदर प्रारंभ से ही पीले रंग का तरल पदार्थ भरना आरंभ हो जाता है। यानी भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है, यानी एमिनियन जो झिल्ली होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रारंभ से ही पीले रंग के तरल पदार्थ बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी जब शिशु क्या होता है, माता के गर्भनाल प्लेसेंटा यानी अपरा से जब जुड़ता है तो अपरा में क्या होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ उसमें भरा रहता है, और वही क्या करता है, शिशु का रक्षा करता है। यानी बाहरी आघातों से, दुर्घटनाओं से वो क्या करता है, जो तरल पदार्थ यानी अपरा होता है प्लेसेंटा, जिसमें शिशु को रहता है, थैली नुमा रहता है, उसमें क्या होता है, जो पीला पदार्थ भरा रहता है वो बाहरी आघातों से शिशु की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। और जैसे जैसे शिशु अपनी विभिन्न अवस्थाओं को पार करते करते 9वीं अवस्था में आता है, ठीक है ना, अपनी पूर्ण अवस्था में जब आ जाता है, ठीक है ना, उसका समय जब पूरा हो जाता है तो ये जो अपरा होता है, यानी ये जो थैली होता है जिसमें पीले रंग का पदार्थ, जो तरल पदार्थ भरा होता है, वो क्या होता है, फट जाता है। और फटने के बाद से 9वें माह में
जब पड़ता है तो उस ये योनि मार्ग से पड़ करके जब ये पीला पदार्थ बाहर निकलता है तो ये शिशु के जन्म में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। ये क्या करता है, ये शिशु जो होता है बहुत ही आसानी के साथ वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, इसी के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है, जो शिशु होता है चारों ओर से घिरे रहता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है शिशु को बाह्य आघातों से बचाना है। यह तरल पदार्थ गर्भाशय के तापमान को एक साथ बनाए रखता है, यानी ये क्या करता है, तापमान को भी एक समान बनाए रखता है, ठीक है। जो शिशु रहता है माता के मतलब पेट में यानी गर्भाशय में जब रहता है तो यही पीला पदार्थ जो होता है ये क्या करता है, बाहरी आघातों से भी सुरक्षा करता है और तापमान एक साथ तापमान को बनाए रखता है, ठीक है। प्रसव के समय यह थैली फट जाती है जिससे प्रसव आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे समय उसका पूरा हो जाता है 9वें मंथ में आते आते वो थैली फट जाती है और प्रसव होने में यानी शिशु का जन्म होने में ये बहुत ही सहायक होता है, सरल होता है, जिससे आसानी के साथ बच्चा क्या होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बताया यही एमिनोकोकल होता है, यहीं पे वो थैली बना होता है जिससे वो जैसे ही पूरा होता है उसका नवामन वो फट जाती है और ये रिसाव जैसे बाहर होने लगता है शिशु सरकते सरकते वो यहाँ तक आ जाता है और जो ये तरल पदार्थ के माध्यम से प्रसव के दौरान इसको बाहर निकलने में आसानी होता है, ठीक है ना। तो ये तो था आज तक का मेरा टॉपिक, ठीक है ना। इसमें कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न भी हैं इससे टॉपिक से संबंधित, चलिए देख लेते हैं। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, यानी जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था होती है कितने दिन की होती है, तो 280 दिन की होती है। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, ठीक है ना। क्या होता है, किस विकास की गति किसमें होती है कि बहुत ही अधिक होती है, किसकी अवस्था तीव्र होती है, यानी शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, यानी नाभिनाल से जुड़ा रहता है, गर्भनाल से जुड़ा रहता है, रक्त कोशिका से जुड़ा रहता है या रक्त धमनी से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, यानी वो क्या होता है, बच्चा किससे होता है, नाभिनाल से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब है गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, यानी जो गर्भावस्था में शारीरिक भार होता है तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, यानी प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में या तीसरे माह के बाद। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरे माह के बाद वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, ठीक है। अब पांचवा देखिए, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, यानी वह अंग जिसके द्वारा जो माता के शरीर से शिशु को भोजन मिलता है या पोषण मिलता है वो किसको क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, डिम्बाशय कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं या नाभिनाल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, ठीक है। गर्भनाल के माध्यम से ही शिशु क्या करता है, पोषण लेता रहता है। आज का मेरा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर